आज हम लाड सभा की जो अन्य शक्तियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। वित्तीय कार्य एवं शक्तियां। धन विधेयक पहले कॉमन सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। कॉमन सभा से पारित हो जाने के पश्चात उनको लाड सभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में लाड सभा की शक्तियां नहीं के समान है। लाड सभा में न तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता और न ही उसमें संशोधन किया जा सकता। 1 माह की अवधि समाप्त हो जाने पर विधेयक कानून बन जाता है। 1 माह से अधिक देरी करने पर विधेयक को राजा की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। अर्थात लाड सभा को धन विधेयक को 1 माह तक रोके रखने का ही अधिकार प्राप्त है। अर्थात जो भी धन विधेयक होता है वो उसकी जो शुरुआत है वो सर्वप्रथम कॉमन सभा में ही रखा जाता है। कॉमन सभा से पारित होने के पश्चात उस विधेयक को लाड सभा में रखा जाता है। लाड सभा अगर विधेयक के किसी प्रावधान से असहमत हो तो भी वह किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार नहीं रखती है। अर्थात कॉमन सभा ने विधेयक जिस स्वरूप में लाड सभा में भेजा है, लाड सभा को उसे उसी ही स्वरूप में पास करना होता है। अगर लाड सभा उसको पास नहीं करती है तो 1 महीने पश्चात विधेयक को राजा की स्वीकृति अर्थात राज्याध्यक्ष की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और उनकी स्वीकृति हो जाने के पश्चात वह कानून बन जाता है। अर्थात धन विधेयक के संबंध में लाड सभा मात्र 1 माह तक की देरी कर सकती है। इसके अतिरिक्त उसे किसी भी प्रकार का अधिकार व शक्ति प्राप्त नहीं है। अगली शक्ति कार्यपालिका शक्तियाँ। लाड सभा मंत्रिमंडल को भंग नहीं कर सकती। मंत्रिमंडल को केवल कॉमन सभा ही अपदस्थ कर सकती है। जैसा कि संसदीय शासन प्रणाली का मूल भी यही है कि जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। अब व्यवस्थापिका यानी संसद के वहाँ 2 सदन है, कॉमन सभा और लाड सभा, परंतु जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका का जो लोकप्रिय सदन होता है, जो प्रथम सदन है, उसके प्रति ही उत्तरदायी होती है वो। और यहाँ जो प्रथम सदन है वो कॉमन सभा है, तो कॉमन सभा ही मंत्रिमंडल को यानी मंत्री परिषद को भंग कर सकती है। लाड सभा के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है। लाड सभा वाद विवाद के द्वारा भी मंत्रिमंडल को प्रभावित कर सकती है। इतनी शक्तियां तो वो रखती है, परंतु जो मूल शक्ति है मंत्रिमंडल को अपदस्थ करने की वह कॉमन सभा के पास है, न कि लाड सभा के। अर्थात आंशिक रूप से वह कार्यपालिका शक्तियां रखती है, जैसे उनसे सवाल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, यहाँ थोड़ा वो प्रभावित कर सकती है, बाकी उसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं है। इसके अलावा न्यायिक कार्य एवं शक्तियाँ। इस क्षेत्र में लाड सभा को संपूर्ण शक्तियाँ मिली हुई हैं। ये शक्तियाँ कॉमन सभा को प्राप्त नहीं हैं। न्यायिक कार्यों के संबंध में जो सारी शक्तियां हैं वो लाड सभा के पास है। कॉमन सभा के पास इस तरह की कोई शक्ति नहीं है। लाड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में काम करती है, परंतु समस्त लाड ये कार्य नहीं करते हैं। ये कार्य केवल 9 न्यायिक लाडों द्वारा ही किया जाता है। जो 9 न्यायिक लाड हैं वह सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में काम कर सकते हैं। जब लाड सभा सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करती है तो इसका जो अध्यक्ष है वो लार्ड चांसलर होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि सामान्य विधायी कार्य हो, शक्तियाँ हों, वित्तीय हों, कार्यपालिका संबंधी हों, इन सब में लाड सभा की स्थिति कॉमन सभा के सामने बहुत कमज़ोर है। यद्यपि न्यायिक क्षेत्र की बात हम करें तो लाड सभा की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है। वह एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय के रूप में, एक अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है, जो कॉमन सभा इस तरह का कोई कार्य नहीं करती है। लाड सभा जो ब्रिटेन का द्वितीय सदन है, वहाँ की संसद का, उसके अपने क्षेत्राधिकार, उसकी शक्तियाँ, उसका संगठन, इन सब चीज़ों पे चर्चा की। लाड सभा आलोचकों द्वारा एक आलोचना का विषय भी बना हुआ है। लाड सभा की काफ़ी आलोचनाएं हुई हैं। इसे निरर्थक सदन तक कहा गया है। कहा गया है कि लाड सभा का कोई औचित्य नहीं है, इस सदन को समाप्त कर देना चाहिए। वहाँ एक तरह से एक सदनीय व्यवस्थापिका जैसा स्वरूप दिखाई देता है। ये प्रजातंत्र के नियमों के विपरीत है। ब्रिटेन एक तरफ लोकतंत्र की बात करता है, हालांकि
राजा और यानी राजमुकुट का जो प्रावधान है वो उसे राजतंत्र की ओर ले जाता है, परंतु ये कहा जाता है कि लाड सभा ये पूर्ण रूप से अप्रजातांत्रिक है। तो अलग अलग आलोचकों द्वारा, विभिन्न विचारों द्वारा लाड सभा की कई आलोचनाएं की गई हैं, जिनमें से कुछ पर हम चर्चा करते हैं। जैसे लाड सभा के लिए कहा गया है कि यह एक अप्रजातांत्रिक संगठन है। ये प्रजातंत्र के जो मूल्य, प्रजातंत्र के जो आदर्श हैं उनके विपरीत है। लाड सभा का संगठन अप्रजातांत्रिक है। क्यों? क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इनका निर्वाचन नहीं होता है। अंशतः अगर कहीं मनोनयन होता है तो वो ये नहीं कहा जाएगा कि वह प्रजातांत्रिक है। जैसे भारत में राज्यसभा है तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है सदस्यों का, परंतु राज्यसभा है वो प्रजातांत्रिक है क्योंकि अधिकतम सदस्यों का निर्वाचन होता है, न कि मनोनयन। वे किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते, न ही वे किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी दल का सदस्य न होने के कारण उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण भी नहीं रहता है। लाड सभा को इस कारण भी प्रजातांत्रिक कहा जाता है क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। ये एक तरह से इलीट जो क्लास है, जो अभिजन वर्ग है, उन्हीं में से ये लोग होते हैं। इसलिए इसे पूर्ण रूप से अप्रजातांत्रिक कह के आलोचना की गई है। अगस्टाइन बटेल ने लिखा है कि लाड सभा अपने अतिरिक्त किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसके अलावा धनिक वर्ग का गढ़ लाड सभा को माना जाता है। लाड सभा बड़े उद्योगपतियों, कंपनियों के संचालकों और व्यापारियों की सभा है। ये व्यक्ति निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति होते हैं। रैमजे मोर का कथन है, लाड सभा धनिकों का सामान्य वर्ग है। यानी ये कुछ ऐसे लोग जिनमें हम बड़े उद्योगपति, बड़ी कंपनियों के संचालक, बड़े व्यापारी, इन सब को हम शामिल कर सकते हैं। यानी ऐसे लोगों का एक जमावड़ा है, ऐसे लोगों का एक समूह है जो केवल अपने निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति होते हैं। इसीलिए रैमजे मोर जैसे लोगों ने ये कहा कि लाड सभा धनिकों का सामान्य वर्ग है। इसके अलावा इसकी आलोचना में ये भी कहा गया है कि सदस्यों की उदासीनता, यानी लाड सभा के सदस्यों के लिए कहा गया कि उदासीन होते हैं। लाड सभा के अधिकांश सदस्य अपने कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें अपने कार्य में कोई रुचि नहीं होती है। अनेक सदस्य ऐसे होते हैं जो लाड सभा में बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं या वे अनुपस्थित रहते हैं। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि इतनी बड़ी सभा की गणपूर्ति केवल 30 रखी गई है? अनेक पीर ऐसे हैं जिन्हें सदन के कर्मचारी पहचानते तक नहीं है। केवल वो एक डेकोरम, एक पद प्राप्त करके रह जाते हैं। उनका सभा में जाना, सभा में कोई वाद विवाद करना, बहस करना या राष्ट्रहित या राज्य हित के मुद्दों को लेना, इस तरह का कोई उनका विशेष उनकी रुचि नहीं रहती है। वो अधिकांशतः मामलों में उदासीन रहते हैं। प्रगतिशील कानूनों में बाधक। लाड सभा का पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है कि इसने जनता के अधिकारों की मांग को आघात पहुंचाया है। चैम्बरलेन ने एक बार कहा था, लाड सभा ने जनता को अनेक सुविधाएं तब तक प्राप्त नहीं होने दी जब तक कि उनका सौंदर्य नष्ट नहीं हो गया, और अधिकारों को उस समय तक दबाए रखा जब तक कि वे बलपूर्वक छीने नहीं गए। बेसिकली मूल रूप से लाड सभा में जो सदस्य हैं वो एक तो स्वार्थी होते हैं, वो केवल स्वयं के हितों तक सीमित होते हैं। दूसरा, वे रूढ़िवादी अधिक होते हैं, वे सुधार, अधिकार, इन सब चीज़ों से परे रहते हैं। इसीलिए इसे प्रगतिशील कानूनों में बाधक के रूप में भी देखा गया है। और एक इसकी आलोचना ये की गई है कि शक्तिहीन सदन 1949 में जो पारित संसदीय अधिनियम है उसके पश्चात तो लाड सभा बिल्कुल ही शक्तिहीन हो गई है। अब ये धन विधेयकों को केवल अपने पास केवल 1 माह तक रोक सकती है, साधारण विधेयकों को 1 वर्ष तक रोक सकती है। इनमें वो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती, किसी प्रकार का कोई वो संशोधन नहीं करवा सकती। इसे शक्तिहीन सदन की संज्ञा दी गई है। इसलिए ये बार बार कहा जाता है आलोचकों के द्वारा कि एक शक्तिहीन सदन है, प्रगतिशील कानूनों में बाधक है, इसके सदस्य उदासीन रहते हैं, ये धनिक वर्ग का गढ़ माना जाता है, ये लोकतंत्र के मूल्य और आदर्शों के विपरीत है। इसलिए लाड सभा को समाप्त कर देना चाहिए। लाड सभा का होना या न होना कोई विशेष महत्व का विषय नहीं है। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की लाड सभा की आलोचनाएं हैं, और ये लाड सभा का गठन, लाड सभा की शक्तियां और लाड सभा की आलोचना, ये 3-4 चीज़ें हैं इसकी जो महत्वपूर्ण हैं। इन पर विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। धन्यवाद।